तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है? तो निस्तारक का कार्य संपत्तियों की वसूली करके प्राप्त धनराशि का वितरण नियमानुसार सही दावेदारों में करना होता है और आवश्यकता पड़ने पर यदि बकाया याचनाएं है तो वह अंशधारियों से भी राशि मंगवा सकता है। इसके लिए समापक को संक्षिप्त रोकड़ बही रखनी पड़ती है, जिसे न्यायालय द्वारा समापन की दशा में न्यायालय में और ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी को प्रस्तुत करनी पड़ती है। समापन का कार्य पूरा हो जाने पर समापक द्वारा जो अंतिम लेखा तैयार किया जाता है उसे समापक या निस्तारक का अंतिम हिसाब का पत्रक कहते हैं। और इस पत्रक के लेफ्ट और राइट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट स्टाइल में बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्तियां या रिसीट्स लिख दी जाती है और राइट हैंड साइड में पेमेंट्स लिख दिए जाते हैं। प्राप्तियों में सबसे पहले रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स आता है, जिसमें कैश, बैंक जो भी बैलेंस है, उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटी से वसूली है, डेटर से, लोन एडवांसेस से, स्टॉक से, वर्क इन प्रोग्रेस या अदर एसेट्स कोई भी है उनसे वसूली हुई है वो आ जाती है। दूसरा आइटम होता है सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से कोई सरप्लस प्राप्त होता है, लेनदार अपना हिसाब पूरा करने के बाद कोई भी सरप्लस होता है वो लौटाते हैं तो वो यहाँ आ जाता है। उसके बाद तीसरा आइटम है अनपेड कॉल्स इन एरियर्स कोई है तो उसकी वसूली यहाँ आ जाती है। और जो अगला आइटम है वो है कोई कॉल करे समापक से अंशधारियों में कोई कॉल ड्यू हो तो कंट्रीब्यूटरी से जो भी कॉल होती है उसका पैसा आता है तो वो यहाँ लिख दिया जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम आता है कानूनी खर्चों का, लीगल एक्सपेंसेस। बाह्य पक्षों द्वारा समापन होने वाली कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर उससे बचने और बाह्य पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी जो भी कानूनी खर्चे हैं वो इधर लिख दिए जाते हैं। सबसे पहले इनका भुगतान होता है। उसके बाद दूसरा आइटम आता है समापक का पारिश्रमिक, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की गणना नियुक्ति के समय निर्धारित निर्देशों के आधार पर की जाती है। इसका निर्धारण एक मुश्त राशि के रूप में भी हो सकता है या इसके द्वारा वसूली जो की जाती है एवं भुगतान जो किए जाते हैं उसके एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भी इसका पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सकता है। निस्तारक द्वारा वसूल की जाने वाली राशि में रोकड़ और बैंक शेष तथा सुरक्षित लेनदारों से प्राप्त आधिक्य राशि पर की जाने वाली कमीशन की गणना के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो ऐसी दशा में प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है उसको ही महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु यदि प्रश्न में कोई सूचना न दी गई हो तो रोकड़ और बैंक शेष पर कमीशन तभी दिया जाएगा जबकि नियुक्ति के समय धनराशि की वसूली पर कमीशन देना निर्धारित हुआ हो। यदि संपत्तियों की वसूली पर कमीशन देना निर्धारित हुआ है तो नकद और बैंक शेष पर कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। धनराशि की वसूली और संपत्तियों की वसूली शब्दों का फेर है। ठीक इसी प्रकार यदि सुरक्षित लेनदारों के पास विद्यमान संपत्तियों से वसूली समापक ने की है तो उसे पूरी राशि की वसूली पर कमीशन दिया जाएगा, अन्यथा समापक को प्राप्त आदि की राशि पर ही कमीशन मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखने की, निस्तारक का पारिश्रमिक इसके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों पर भी निश्चित दर से दिया जाता है।
इसके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों में असुरक्षित लेनदारों को किए गए भुगतान, इसी तरह से अंशदायियों मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनको किए गए भुगतान शामिल होते हैं। असुरक्षित लेनदारों में पूर्वाधिकारी लेनदार भी ऑटोमेटिक ही शामिल हो जाते हैं जब तक कि प्रश्न में इसके विपरीत कोई सूचना न दी हो। यदि निस्तारक के पास राशि पर्याप्त हो तो असुरक्षित लेनदारों को चुकाई जाने वाली राशि पर कमीशन की गणना सीधी सीधी हो जाती है कि असुरक्षित लेनदारों को किया गया भुगतान इंटू कमीशन की दर बटा 100, मतलब 100% पेमेंट हो जब तो ये है। और यदि असुरक्षित लेनदारों को भुगतान के लिए राशि पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, तो विद्यमान राशि में दो मदों के भुगतान शामिल होते हैं। एक तो निस्तारक का पारिश्रमिक और दूसरा असुरक्षित लेनदारों की राशि। तो ऐसी स्थिति में विद्यमान राशि में असुरक्षित लेनदारों को भुगतान को 100 मानते हैं तथा इस पर निश्चित दर से जो कमीशन दिया जाता है वो 100 पर एक सर्टेन परसेंटेज होता है, इन दोनों को शामिल कर लेते हैं। इसलिए यदि राशि अपर्याप्त हो तो कमीशन की गणना का सूत्र हो जाएगा कमीशन बराबर कमीशन की दर अपॉन 100 प्लस कमीशन की दर इंटू उपलब्ध राशि। यहाँ उपलब्ध राशि से अभिप्राय प्राप्ति पक्ष के योग में से भुगतान पक्ष के योग को घटाने के बाद इन लेनदारों तथा केवल इन पर कमीशन के अतिरिक्त सभी मदों का योग शेष विद्यमान राशि में शामिल होगा। इसी प्रकार अंशधारियों को चुकाई गई राशि पर कमीशन ज्ञात करते समय भी ठीक यही विधि अपनाई जाएगी जो विधि अपर्याप्त राशि होने पर लेनदारों के लिए अपनाई जाती है। तीसरा आइटम आता है समापन का व्यय, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कंपनी के समापन कार्य को संपन्न करने के खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से संपत्तियों के मूल्यांकन संबंधी व्ययों को, इनको बिक्री योग्य बनाने संबंधी व्ययों को तथा विक्रय हेतु दलालों को दी गई राशि को शामिल करते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों, समापन संबंधी सूचनाओं के व्ययों को भी समापन संबंधी व्यय का हिस्सा मानते हैं। चौथा आइटम आता है पेमेंट साइड में पूर्वाधिकारी लेनदार, प्रेफरेंशियल क्रेडिट। जैसा कि अपन पहले ही समझ चुके हैं कि अन्य पक्षों को भुगतान करने से पूर्व पूर्वाधिकारी लेनदारों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाता है। इनकी डिटेल बना के इनको पेमेंट होगा 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे चल प्रभार वाले ऋण और ऋण पत्र, लॉन्स और डिबेंचर सेविंग फ्लोटिंग चार्ज। ये ऋण या ऋण पत्र जिन्हें कंपनी की संपत्तियां पर चल प्रभार प्राप्त है, उन्हें ब्याज सहित अन्य लेनदारों मतलब जो अन्य असुरक्षित लेनदारों हैं को जो भुगतान मिलेगा उसके पहले इनको भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। 6ठे नंबर पे आते हैं असुरक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन लेनदारों को भुगतान में कोई प्राथमिकता नहीं होती और न ही इनके पास कंपनी की कोई संपत्ति गिरवी होती है, इसलिए इन्हें असुरक्षित लेनदार कहते हैं। पहले 5 भुगतान हो जाने के बाद यदि राशि पर्याप्त है तो इन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाता है और इन्हें जब भुगतान मिल जाता है उसके बाद भी राशि शेष रहती है तो 7वें नंबर पर आता है पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रथम 6 भुगतानों के बाद राशि उपलब्ध होने पर इनकी पूंजी का भुगतान किया जाता है। यदि कंपनी का समापन प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि का घोषित लाभांश कंपनी ने नियमानुसार इन्हें नहीं चुकाया है तो उसका भुगतान पूंजी से पहले किया जाएगा, परंतु लाभांश घोषित नहीं किया गया है और ये संचयी पूर्वाधिकारी अंश है तो इन्हें पूर्वाधिकारी अंश पूंजी के भुगतान के बाद समता अंश पूंजी से हुए भुगतान के पहले ये लाभांश चुकाना होगा। सूचना के अभाव में पूर्वाधिकारी अंशों को संचयी ही माना जाता है। यदि अंतर नियमों में पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश के संबंध में स्पष्ट प्रावधान न है, मतलब स्पष्ट प्रावधान किया हुआ नहीं है, तो संचयी अंशों पर अघोषित लाभांश का भुगतान समता अंश पूंजी का भुगतान करने के बाद राशि उपलब्ध रहने पर ही करना चाहिए।
और लास्ट में आता है समता अंशधारकों को भुगतान। प्रथम 7 पक्षों का भुगतान करने के बाद भी राशि शेष बच जाए तो ये राशि प्राप्त करने का अधिकार समता अंशधारियों का है। यदि इनकी राशि इनके अंशों पर चुकता राशि का पूरा भुगतान हो जाता है, मतलब यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जितनी भी चुकता पेड अप वैल्यू है शेयर्स की वो पूरा भुगतान हो जाता है, इसके बाद भी आधिक्य शेष रह जाए तो उस आधिक्य को प्राप्त करने का अधिकार भी समता अंशधारियों का ही होगा। परंतु अंतर नियमों में यदि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी कुछ हिस्सा पाने का अधिकार प्रदान कर दिया है तो उतना हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। यदि कंपनी के कुछ अंशधारियों ने मांगों का अग्रिम भुगतान कर रखा है तो इन्हें अन्य अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाने से पूर्व अग्रिम याचनाओं का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद आती है विभिन्न अंशों पर दत्त राशियां भिन्न भिन्न होने पर, मतलब शेयर्स पे पेड अप वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो शेयर्स विथ डिफरेंट पेड अप वैल्यूज, तो समापक द्वारा अंशधारियों से आवश्यकता होने पर उतनी ही राशि मंगाई जाती है जितनी भुगतान हेतु अनिवार्य होती है, परंतु अधिक राशि मंगवाकर फिर वापस नहीं लौटाते हैं। विभिन्न प्रकार के अंशों का अंकित मूल्य एक समान हो परंतु उनकी पेड अप वैल्यू अलग अलग हो तो समापन पर प्रति अंश होने वाली कमी की राशि ज्ञात करके यह देखा जाता है कि पेड अप वैल्यू डेफिशिएंसी से अधिक है तो भुगतान कर दिया जाएगा और प्रदत्त राशि मतलब पेड अप वैल्यू कम है तो राशि मंगवा ली जाएगी। इसे विस्तार से अपन आगे उदाहरण में डिस्कस करेंगे। यदि विभिन्न प्रकार के अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग है तो सर्वप्रथम प्रति अंश कमी की राशि ज्ञात की जाएगी और उसके पश्चात सूत्र से कमी का परसेंटेज ज्ञात करते हुए उसके अनुरूप राशि चुकाने या मंगवाने का कार्य किया जाएगा। एक आइटम आता है कपटपूर्ण प्राथमिकता, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। तो कंपनी का समापन शुरू होने से पूर्व के 6 माह की अवधि में कंपनी ने अपने किसी लेनदार को चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया है तो उसे कपटपूर्ण प्राथमिकता मानते हुए अवैध माना जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 328 में ऐसा प्रावधान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य संचालकों द्वारा कुछ लेनदारों को अन्य लेनदारों की तुलना में पक्षपातपूर्ण रूप से अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश पर प्रतिबंध लगाना है ताकि समस्त लेनदारों को समान महत्व मिल सके। इसके बाद अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है ऐच्छिक समापन में एक कंपनी का समापक संपत्तियों की वसूली रोकड़ के अतिरिक्त पर 3% और असुरक्षित लेनदारों में वितरित की गई राशि का 2% पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। पूर्वाधिकारी लेनदार 3,000 रुपये को शामिल करते हुए असुरक्षित लेनदार 40,000 रुपये के थे। ऋण पत्रधारियों को ब्याज सहित 51,875 रुपये का भुगतान किया गया। पूर्वाधिकारी लेनदारों का पूरा भुगतान किया गया। समापन की लागत 510 रुपये लगी। हस्तस्थ रोकड़ 1,000 रुपये और संपत्तियों की वसूली 79,000 की थी। समापक का कुल पारिश्रमिक ज्ञात करना है। जैसा कि अपन ने पारिश्रमिक की थ्योरी में पढ़ा है, यहाँ उदाहरण से इसको समझते हैं। तो यहाँ समापक का पारिश्रमिक जो है वो असुरक्षित लेनदारों को वितरित की गई राशि का तो 2% है और रोकड़ के अतिरिक्त जो संपत्तियों की वसूली होगी उसका 3%। तो अब देखते हैं द टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है 79,000 प्लस 1,000 कैश बैलेंस 80,000 हो जाता है। कैश इन हैंड और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दोनों जोड़ लो तो 80,000 हो जाएंगे। लेस अमाउंट पेड बाय लिक्विडेटर बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भुगतान करने के पहले कितना भुगतान किया, तो अपन
सीरियल वाइज चलेंगे जैसा डिस्कस किया। लीगल एक्सपेंसेज आपने चुकाए हैं 510, नहीं समापन की लागत, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज 510, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके हैं और संपत्तियां आपने 79,000 की वसूल की है, तो 79,000 का 30% ये हो जाएगा, नहीं 79,000 का 3%, तो 2,370 हो जाएगा। तो पहला आ गया लिक्विडेशन एक्सपेंसेज 510, लिक्विडेटर रेमुनरेशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन एक आया जो संपत्तियों की वसूली पर आया, प्रेफरेंशियल वाला तो बाद में लेंगे, और प्लस डिवेंचर होल्डर आपके हैं 51,875, तो 51,875 का ये पेमेंट आ गया। तो टोटल ये पेमेंट आ गया 54,755। तो अब बाकी बचा वो अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड रेमुनरेशन ऑन इट, ये दोनों बच गए। तो 25,245 अपने रह गए, क्योंकि अभी तक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाला अपन ने इसमें लिया नहीं है। तो अब देखिए लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 3% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, तो ऊपर अपन ने लिया ही था, 2,370 आ गया। 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो ये 60 रुपये आ गया। और अब जो अमाउंट बचेगा 25,245 में से ये आप घटा लीजिए 3,000 और 60, 3,000 तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का और 60 रुपये उस पर रेमुनरेशन का। तो जो अमाउंट बचा बट्टा 102 इंटू 2 करोगे तो 435 रुपये ये रेमुनरेशन आ जाएगा। तो टोटल रेमुनरेशन बन गया 2,865। ये आपकी स्क्रीन पे पूरा समझा दिया गया है। इसके बाद अपन अगला उदाहरण लेंगे, जिसमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको बनाना है।